योगेश चंद्र शर्मा से आचार्य भूगोल, बीए पार्ट सेकेंड, पेपर सेकेंड, इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी, आर्थिक तथा संसाधन भूगोल का दूसरा लेक्चर आज डिलीवर कर रहा हूँ। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव की भौतिक आवश्यकताएं व जीविकोपार्जन की क्रियाएं वास्तव में प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति से ही वह लकड़ी काटता है, मछली पकड़ना, आखेट, कृषि, भोज्य पदार्थों का संग्रहण, खनन, उद्योग धंधे, व्यापार, परिवहन, ये सभी कार्य अंततः मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में संलग्न है। देखा जाए तो मनुष्य अपनी जीविकोपार्जन और अपनी जीविका कमाने के साथ जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, वह प्रकृति से प्राप्त संसाधनों और उनसे संबंधित उनके उत्पाद वितरण से संबंधित क्रियाएं हैं। ये सभी आर्थिक क्रियाएं मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं पर किसी स्थान या क्षेत्र की स्थलाकृति, भूमि, मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, खनिज संसाधन, भौगोलिक स्थिति आदि का प्रभाव पड़ता है। इस कारण से अलग अलग क्षेत्रों में एक विशिष्ट आर्थिक भूदृश्य का जन्म होता है, जो कई अर्थों में अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाए जाते हैं। कहीं पर पर्वत, पठार, मैदान, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। मनुष्यों का जो समूह है वो जहाँ पर निवास करता है, उसकी जनसंख्या का घनत्व तो कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर विरल जनसंख्या है। इन सब बातों का और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की तकनीकी विकास, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, इन सब का प्रभाव वहाँ पर संपादित होने वाले आर्थिक क्रियाओं पर पड़ता है। और इस प्रकार से हर क्षेत्र एक विशिष्ट एक विशिष्ट आर्थिक भूदृश्य को जन्म देता है। आर्थिक भूगोल का उद्देश्य मानव के आर्थिक कार्यों पर पर्यावरण या भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का आकलन और विश्लेषण करना है। इसे ही क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में आर्थिक भूगोल कहा जाता है। भिन्न भिन्न आर्थिक कार्यों के आधार पर आर्थिक भूगोल में विशिष्ट शाखाओं का जन्म हुआ। जिन आर्थिक क्रियाओं का हमने ऊपर अभी उल्लेख किया है, वे सभी आर्थिक क्रियाएं किसी न किसी रूप में आर्थिक भूगोल की विशिष्ट शाखाओं के रूप में विकसित हो गई हैं। जैसे कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, व्यापारिक भूगोल या वाणिज्यिक भूगोल इत्यादि। ये सभी क्रियाएं जो जैसे कृषि जो है वो भूमि से संबंधित है, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और इस पर स्वाभाविक रूप से वनस्पति उगती है, वनस्पति पैदा होती है। इसमें से मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ पौधों का चयन किया और उनको कृषि के रूप में इस्तेमाल किया। इसी तरह से प्रकृति हमें सभी प्रकार के संसाधन देती है। खनिज संसाधन, वन्य संसाधन, जैविक संसाधन, सभी संसाधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, उनका उपयोग मनुष्य अपने कार्यों के लिए करता है। इन संसाधनों पर आधारित कई औद्योगिक कार्य मानव के द्वारा किए जाते हैं। जो उत्पाद है उसको परिवहन व्यवस्था से उसे विनिमय किया जाता है और व्यापार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर और समस्त वित्तीय क्रियाएं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ जाती हैं। आर्थिक क्रियाएं जो किसी स्थान विशेष पर विशेष आर्थिक भूदृश्य को जन्म देती है, उन आर्थिक क्रियाओं पर किसका प्रभाव पड़ता है, इसे हम विस्तार से जानें। भौतिक वातावरण, जलवायु, स्थलाकृति, संसाधनों की उपलब्धता, प्राकृतिक वनस्पति, जनसंख्या, जैव जगत, ये सभी भौतिक कारक हैं जो मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जलवायु की भीषणता सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को रोक सकती है या उन्हें कम कर सकती है। उसकी अनुकूलता से बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक क्रियाएं होती है। जल स्थल का जो वितरण है, पर्वत, पठार, मैदान, वे भी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। संसाधनों की उपलब्धता, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। संसाधन
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकृति से प्राप्त वे वस्तुएं जिनका मनुष्य उपयोग करता है और उसे साधन से संसाधन बनाता है, उन संसाधनों की उपलब्धता किसी भी समुदाय को या आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। प्राकृतिक वनस्पति, किस प्रकार के वनस्पति वहाँ पर है, वह भी मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं उनमें से एक की पूर्ति करती है। जनसंख्या का जो स्वरूप है, अधिक जनसंख्या, कम जनसंख्या, शिक्षित जनसंख्या, अशिक्षित जनसंख्या, इसका सेक्स रेशियो, घनत्व, इन सभी बातों का आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। और वस्तुतः जनसंख्या एक उपभोक्ता के रूप में भी क्रियाशील होती है। तो इस प्रकार से जनसंख्या आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त जैव जगत, समस्त जैव जगत जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में संलग्न है, उसकी उपलब्धता, उसकी विविधता, ये भी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण, संस्कृति से अभिप्राय मनुष्य जहाँ पर निवास करता है अपने एक समुदाय के रूप में, वह जिस प्रकार की संस्कृति और पारंपरिक रीति रिवाजों को उनकी विश्वासों के आधार पर विकसित करता है, वह संस्कृति है। और वह संस्कृति आर्थिक क्रियाओं को कई रूपों में प्रभावित करती है। सांस्कृतिक वातावरण के अंदर हम आर्थिक स्थिति लेते हैं कि जो मानव समुदाय है उसके पास पूंजी, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या संसाधन उसके पास बहुत ज़्यादा है, क्या उसके पास क्रय शक्ति बहुत ज़्यादा है, या वो बहुत गरीब है, ये सब बातें उसकी आर्थिक स्थिति से संबंधित है। सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराएं होती है। कहीं पर किसी बात के लिए मनाही होती है, किसी बात के लिए उसे पसंद किया जाता है। तो इस रूप में भी आर्थिक क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। कुछ आर्थिक क्रियाएं ऐसी होती है जो कई समाज जिनका विरोध करते हैं, तो वहाँ पर वो आर्थिक क्रियाएं नहीं हो पाती है। रीति रिवाज भी हमारे, जैसे भारत के संदर्भ में हम देखें तो विभिन्न जो हमारे तीज त्यौहार है, उन त्योहारों पर आर्थिक क्रियाएं जो है विशेष रूप से बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। उसका कारण वो सीजन के रूप में काम में आता है। जैसे दीपावली का सीजन है, होली का सीजन है, तो उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता उसमें बढ़ जाती है, क्रय विक्रय का कार्य बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से परंपराएं, रीति रिवाज आर्थिक कार्यों को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। जिस समुदाय की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर उसका तकनीकी ज्ञान कैसा है, ये तकनीकी ज्ञान ही संसाधनों के उपयोग और विकास को प्रभावित करता है। अगर तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है तो कोयला, लोहा आदि का उपयोग करके स्टील उद्योग विकसित किया जा सकता है। और तकनीकी ज्ञान नहीं है तो ये रॉ मटेरियल के रूप में उपलब्ध है, लेकिन इसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। इस प्रकार से जो देश तकनीकी ज्ञान में बहुत अधिक आगे हैं, वे अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके और विश्व में धनी देशों की श्रेणी में जगह बनाई हुई है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन की उपलब्धता एवं गुणवत्ता, ये दो महत्वपूर्ण बात हैं जो भौतिक वातावरण में भी मैंने जनसंख्या के रूप में इसको डाला है। यहाँ पर हम मानव को संसाधन के रूप में देख रहे हैं। तो मानव संसाधन कैसे है कि मानव जो समुदाय है उसमें शिक्षित कितने हैं, तकनीकी ज्ञान रखने वाले कितने हैं, ये सब जो है एक संसाधन के रूप में उस देश की संपदा होते हैं। तो जनसंख्या के बड़े होने से या जनसंख्या का आकार बड़ा होने पर भी वह संसाधन है यह मान लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह कार्यशील है, वह तकनीकी रूप से उन्नत है, वह स्वस्थ है, इसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मानव संसाधन की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता यह भी आर्थिक क्रियाओं को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब भी मानव को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और कुछ कार्य करने से रोकती है। इस प्रकार से भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। आर्थिक विकास संसाधनों के उपयोग की कहानी है। ये जो कोटेशन है, यह संसाधनों के उपयोग की कहानी ही आर्थिक विकास है। विश्व के वे सभी धनी देश जिन्हें हम आर्थिक दृष्टि से बड़े साम्राज्य मानते हैं, अपने यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के कारण ही वे आज एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं। मानव समुदाय के तकनीकी ज्ञान से ही संसाधनों का दोहन व उपयोग संबंधित होता है। यदि हमें किसी संसाधन के उपयोग के बारे में पता न हो या उसकी उपयुक्त तकनीक हमारे पास न हो तो हम उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। इसी तरह से प्रकृति ने हमें सभी संसाधन दिए हैं, लेकिन हमें
अपने तकनीकी ज्ञान द्वारा उसकी उपयोगिता को बढ़ाना पड़ता है। अगर हमारा तकनीकी ज्ञान ठीक नहीं है, हम बैकवर्ड हैं, हम पिछड़े हुए हैं, तो हम उसका उपयोग ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो तकनीकी ज्ञान और दूसरा संसाधनों के उपयोग, इनके अंदर एक ऐसा सहसंबंध है कि विशिष्ट प्रकार के तकनीकी ज्ञान के द्वारा संसाधनों का अधिकतम उपयोग, दोहन, शोषण किया जा सकता है। इस प्रकार से वे आर्थिक क्रियाओं को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती हैं। उपरोक्त वर्णित भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण के सम्मिलित प्रभाव से विशिष्ट आर्थिक भूदृश्यों का विकास होता है। आर्थिक भूगोल के अध्ययन के प्रमुख पक्ष। अभी आर्थिक भूगोल की अर्थ, परिभाषा और उसकी विषय वस्तु के बारे में हमने बात की। इनसे हमें ये पता चलता है कि वे कौन से पक्ष है जिसमें आर्थिक भूगोल में विशेष उनको महत्व दिया जाता है, जिनको आधार मानकर आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इसमें सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता का आकलन एवं मूल्यांकन। किसी देश के अंदर, किसी स्थान में कितने संसाधन उपलब्ध है, इसका आकलन और मूल्यांकन। फिर उसका क्षेत्रीय वितरण, क्षेत्र के संदर्भ में उसका वितरण, उसका पता लगाया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का कार्यात्मक विश्लेषण किया जाता है, कौन सी आर्थिक क्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सी कम। इसके अलावा विशिष्टीकरण की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ जिसके अंदर किसी विशिष्ट आर्थिक कार्य को बहुत अधिक विकसित किया जा सकता है और उसमें विशिष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है, ये भी इसके अंदर देखा जाता है। मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों का अंतर संबंध भी इसके अंदर देखा जाता है। सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है कि और उनके आधार पर विश्व के आर्थिक प्रदेशों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। और अंत में प्रादेशिक विकास में नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। यानी इस प्रकार से मानव समुदाय के विकास के लिए, विशेष रूप से उसके आर्थिक विकास के लिए अंत में प्रादेशिक विकास और नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करना, यह अंततः मानव भूगोल का अध्ययन का प्रमुख पक्ष रहता है। अब हम आर्थिक क्रियाओं को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जो मानव के द्वारा की जाती है। यह है अगले लेक्चर के अंदर हम इस पर बात करेंगे। धन्यवाद।